नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस थी जो चल रही थी उसमें राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान जो राजनीतिक है, राजस्थान पॉलिटिक वो चल रही थी। उसके साथ ही हमने जो स्टार्ट की थी वो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसमें दर्शन शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट की थी। उसमें क्लासेस स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, सेकंड पेपर का भी सिलेबस देखते हुए हमने टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट की थी। उसमें हमारी क्लास 3 क्लासेस हो चुकी है और रोज शाम को 8 बजे दर्शन शास्त्र की क्लास होती है। उसके साथ ही सुबह 11 बजे कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति की क्लास होती है और 1 बजे राजस्थान पॉलिटी की क्लास होती है। तो दोस्तों, हमने कला संस्कृति में आभूषण पढ़ लिया था और चित्रकला पढ़ लिया। उसमें चित्रकला में मेवाड़, मारवाड़, डूंडाड़ और हाड़ौती चित्रकला पढ़ लिया था। उसके साथ ही हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में हमने देख लिया था कि कौन कौन सी हस्तकला होती है और इनका उद्गम कहाँ से हुआ, सोने पर की जाने वाली हस्तकलाएं कौन कौन सी है, किस प्रकार की जाती है। तो हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था इसमें जो हमने सोने पर जो होने वाली हस्तकलाएं थी उनके बारे में देखा था। कौन कौन सी हस्तकलाएं सोने पर की जाती है, कौन कौन सी कारीगरी सोने पर की जाती है। उनको देखने के बाद हमने उनके बारे में एक एक करके पढ़ा भी था। तो सोने पर की जाने वाली हस्तकला में हमने देखा था थेवा कला देखा था, कोफ्तगिरी देखा था, मीनाकारी देखा था। उसके बाद में तारकसी देखा था, जेम्स एंड ज्वेलरी देखा था, कुंदन कला देखा था। ये सब किसकी है? ये सोने पर की जाने वाली नक्काशी की हस्तकलाएं हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अब कसीदा कार्य पर की जाने वाली जो हस्तकलाएं हैं वो राजस्थान में कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। यानी कसीदा कार्य पर की जाने वाली जो हस्तकलाएं हैं वो कौन कौन सी है और कहाँ की प्रसिद्ध है। ये हमारी हस्तकलाओं में दूसरा पॉइंट होगा, यानी राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाएं, इनमें हमने देख ली थी सोने पर की जाने वाली हस्तकलाएं, उनको कंप्लीट कर लिया था। अब देखेंगे कि कसीदाकारी, कसीदाकारी की हस्तकलाएं कौन कौन सी है। कसीदाकारी, कसीदाकारी की हस्तकलाएं कौन कौन सी है। अब कसीदाकारी, आपको पता है कि कसीदाकारी किसे कहते हैं। ओढ़नियों के ऊपर कसीदाकारी की जाती है, गोटे बनाए जाते हैं। ये क्या है? सब एक प्रकार की कसीदाकारी है। आपको पता है कि पहले हमारे गांवों में भी होता था ऐसा कि जो भी औरतें, महिलाएं जो ओढ़नी ओढ़ती थी उसके ऊपर कसीदाकारी होती थी। मतलब धागे से फूल बनाए जाते थे, फूल के टाइप में या फिर बेल बूटी के टाइप में, इस प्रकार कसीदाकारी की जाती थी। उसे क्या कहते हैं? कसीदाकारी कहते हैं, ओढ़नी के ऊपर। उसके साथ ही आज भी महिलाएं गांवों में या फिर कहीं शहरों में भी ऐसी होती है, तो जो अपनी ओढ़नी होती है उसके ऊपर गोटे का कार्य यानी गोटा लगवाकर ओढ़नियां ओढ़ती हैं। तो उसे भी क्या कहते हैं? कसीदाकारी के अंतर्गत उसे भी रखा गया है। गोटे के कार्य को भी कसीदाकारी में रखा गया है। और चुनड़ियों के ऊपर होती है कसीदाकारी, वो भी प्रसिद्ध है। बेल बूटू की कसीदाकारी, ये भी प्रसिद्ध है। तो कसीदाकारी में हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें कसीदाकारी में सबसे पहले देखेंगे हम जरदोजी। जरदोजी क्या होता है? जरदोजी, जरदोजी का कार्य, जरदोजी क्या होता है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जरदोजी जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अब जरदोजी में क्या होता है? तो जरदोजी में कपड़ा होता है उस पर धागे के माध्यम से सुनहरे रंग में जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? जरदोजी। यानी धागे के माध्यम से जो कढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? जरदोजी। यानी कपड़े पर धागे के माध्यम से
से यानी कपड़े पर धागे के माध्यम से की जाने वाली कढ़ाई जाने सुनहरी कढ़ाई या फिर सुनहरे धागे से की जाने वाली कढ़ाई क्या कहलाती है? जरदोजी कहलाती है। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी धागे के माध्यम से, धागे के द्वारा जो कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है, यानी धागे से जो फूल बनाए जाते हैं, बेल बूटियां बनाई जाती है, ये सब क्या होती है? ये सब जरदोजी का कार्य होता है। जो एक सुनहरे धागे, मतलब अलग अलग कलर का धागा होता है, गोल्डन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, नीला कलर का होता है, यानी अलग अलग कलर के धागे के माध्यम से कपड़े के ऊपर फूल टाइप में, बेल बूटी टाइप में जो भी कसीदाकारी की जाती है, जो भी कढ़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जरदोजी कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम गोटे के कार्य। गोटा, गोटा क्या होता है? गोटे के कार्य। अब गोटा क्या होता है? क्या काम में लिया जाता है गोटा? तो गोटा होता है जो ओढ़ने के जो ओढ़नी होती है, उसके जो किनारे होते हैं, ओढ़नी होती है, आपको पता है कि उसका आकार आयताकार सा होता है, तो उसके जो किनारे होते हैं उसके ऊपर चारों तरफ लगाए जाते हैं गोटा। वो होता है गोटा का। गोटा इसलिए लगाया जाता है ताकि ओढ़नी एक बिल्कुल सुंदर ओढ़नी की तरह दिखाई दे। तो गोटा कौन कौन सा होता है, गोटे का कितने प्रकार होते हैं, ये भी हम देखेंगे। और गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी हम देखेंगे। तो गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का। जयपुर का प्रसिद्ध है। अब गोटे के क्या क्या प्रकार है? गोटे के क्या क्या प्रकार है? गोटा जयपुर का भी प्रसिद्ध है और गोटा खंडेला सीकर का भी प्रसिद्ध है। गोटा खंडेला सीकर का भी प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर का भी गोटा प्रसिद्ध है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार कितने प्रकार हैं? तो गोटे के प्रकार कौन कौन से हैं? तो गोटे के प्रकार हैं लप्पा, लप्पी, ये सब क्या है? गोटे के प्रकार। लप्पा, लप्पा लप्पी, गोखरू, गोखरू ये क्या है? ये भी गोटे का प्रकार है। लप्पा लप्पी, गोखरू, बीजिया, बाकली, बाकली, किरण, बीजिया, बाकली, किरण, नक्शी, चंपाकली, ये क्या है? ये गोटे के प्रकार है। कौन सा? लप्पा लप्पी, गोखरू, बीजिया, चंपाकली, बाकली, किरण, नक्शी और किसी क्या है? गोटे के प्रकार है। ये सब क्या है? गोटे के प्रकार है। अब इसके बाद में देखते हैं हम जो रंगाई छपाई और बंदेज से की जाने वाली कलाकारी, हस्तकला, यानी रंगाई छपाई के माध्यम से भी, ये तो कसीदाकारी के माध्यम से हो गई। अब रंगाई छपाई के माध्यम से कौन कौन सी कौन कौन सी हस्तकलाएं प्रचलित है, उनके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कसीदाकारी के बारे में, पहले देखा था हमने सोने की नक्काशी, अब दूसरा देखा था हमने कसीदाकारी, दूसरा कसीदाकारी। अब तीसरा देखेंगे हम रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली हस्तकलाएं कौन कौन सी है। रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली हस्तकलाएं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है गोटे का प्रकार है, तो 3 अलग दे देता है, एक दे देता है, जैसे किरण दे दिया, तो पूछता है कि गोटे का प्रकार कौन सा है। कई बार 3 दे देता है, एक अलग दे देता है, तो ये पूछता है कि गोटे का प्रकार कौन सा प्रकार गोटे का नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा कौन सा है?
रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली हस्तकलाएं। रंगाई छपाई के माध्यम से रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली हस्तकलाएं कौन कौन सी है? रंगाई छपाई के माध्यम से कौन कौन सी है दोस्तों? कई बार जो चुनरी टाइप की ओढ़नी होती है उस पर जो धनक होती है ना, डिब्बे डिब्बे प्रकार के, छोटे छोटे प्रकार के, बेलबूटी प्रकार की भी होती है, डिब्बे प्रकार के भी होते हैं। तो वो जो क्या करते हैं, वो रंगाई छपाई के माध्यम से होते हैं, वो धागे के माध्यम से नहीं होते। तो उनको क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। जैसे जो चुनरी होती है उसके ऊपर जो मोटे मोटे डिब्बे होते हैं उनको क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रंगाई छपाई के माध्यम से होता है वो पहले चुनरी के बारे में देखते हैं। पहले चुनरी के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला है चुनरी। चुनरी या चुनरी। दोस्तों आपको पता है कि जब भी किसी की शादी होती है तो उस शादी में लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके मामा यानी उसकी मम्मी के भाई जो पैरावनी का जो संस्कार करते हैं, जो परंपरा निभाते हैं, उसमें अपनी बहन को यानी मामा के द्वारा उस लड़की की मम्मी को क्या उड़ाई जाती है? चुनरी उड़ाई जाती है। यानी एक भाई जब अपनी बहन के बात भरने जाता है तब भी ये चुनरी का रिवाज प्रचलित है, यानी अपने भाई के द्वारा बहन को चुनरी उड़ाई जाती है। अब देखते हैं कि चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो चुनरी है जयपुर और जोधपुर की, यानी सबसे पहले जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? चुनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जोधपुर और जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर की। अब इसके बारे में हमें पता है कि जब भी भाई भात बढ़ने जाता है, यानी भाई भात बढ़ने और मायना बढ़ने के समय अपनी बहन को जो ओढ़नी उठाता है उसे क्या कहते हैं? चुनरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुनरी कहते हैं। अब चुनरी में क्या होता है? तो चुनरी में जो छोटी छोटी बिंदियों पर जो आकृति यानी जो रंगाई छपाई होती है, छोटी छोटी बारीक बारीक बिंदियों पर एक जगह होता है ना, जैसे मोटले की चुनरी बोलते हैं उसको, बंधी हुई होती है बिल्कुल ऐसे करके खींच के खोलते हैं। तो उन पर जो छोटी छोटी बारीक बारीक जो बिंदियां होती है, जो रंगाई छपाई के माध्यम से की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रंगाई छपाई के द्वारा की जाने वाली हस्तकला। क्या बोलते हैं? हस्तकला। और वही क्या है? वही चुनरी का रूप है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, चुनरी के बारे में। एक भाई के द्वारा अपनी बहन के भात भात ही बोलते हैं मायरा को, या फिर मायरा। मायरा ले जाने पर बहन को उड़ाई गई ओढ़नी को क्या कहते हैं? चुनरी। ओढ़नी को क्या कहते हैं? ओढ़नी चुनरी कहलाती है। क्या कहलाती है? चुनरी कहलाती है। और देख लेते हैं चुनरी पर, यानी रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली बारीक बारीक बिंदु आकार की आकृति, यानी बिंदु आकार की आकृति लिख ही लेते हैं रंगाई छपाई के माध्यम से। ओढ़नी पर
बिंदु आकार की आकृति आकृति छापना क्या कहलाती है? चूंदड़ी। आकृति की छपाई करना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये चूंदड़ी है। क्या है ये? चूंदड़ी। चूंदड़ी लाल कलर की भी होती है, चूंदड़ी पंचरंगी भी होती है, और चूंदड़ी सतरंगी भी होती है। पर चूंदड़ी वो होती है, हालांकि चूंदड़ी दो होती है, एक बंदेज में भी होती है और एक धनक में भी होती है, जिसे धनक बोलते हैं, मोटे मोटे डिब्बे टाइप में होती है। और एक होती है बिंदु आकार की। रंगाई छपाई के माध्यम से बिंदु आकार की होती है, जिसको हम खींच के खोलते हैं और उसके ऊपर ऐसे लगते हैं जैसे उकरे हुए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे चूंदड़ी के ऊपर उभरे हुए हैं। तो वो रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली बिंदुकारी जो कला है, हस्तकला है, उसको क्या करते हैं? रंगाई छपाई के द्वारा की जाने वाली हस्तकला कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम धनक। ये तो एक चुनरी का प्रकार हो गया। अब इसके बाद में चुनरी जैसी ही दिखने वाली आकृति क्या है? वो धनक। धनक पर क्या होता है? इसमें बारीक बिंदुओं के रूप में छपाई की जाती है, उसपे चौकोर डिब्बों के रूप में छपाई की जाती है, उसके ऊपर डिब्बों के रूप में छपाई की जाती है धनक। क्या बोलते हैं? धनक। अब धनक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी जयपुर और जोधपुर की, जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है क्या? धनक। इसमें क्या होता है? तो धनक में होता है कि लाल रंग के कपड़े पर चौकोर मोटे मोटे डिब्बे बनाए जाते हैं। मैंने बताया ना कि इस पर तो बिंदु आकार के बनाए जाते हैं चूंदड़ी के ऊपर, लेकिन इस पर ये तो चूंदड़ी है, ये चूंदड़ी हो गई, जैसे ये हो गई, ये चूंदड़ी हो गई, इस पे तो बिंदु आकार के बनाए जाएंगे, ऐसे 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 बनाए जाएंगे। होते हैं ना ऐसी चूंदड़ी टाइप की, बारीक बारीक बिंदु आकार की। ये चूंदड़ी हो गई, लाल रंग की होती है ये बनाई जाएंगे इस पे तो। ये तो हो गई चूंदड़ी। अब धनक कैसी होती है? तो ये ओढ़नी हो गई, ये ओढ़नी हो गई। इस पर क्या होता है? इसमें जो डिब्बे बनाए जाते हैं ऐसे, इस ओढ़नी पर क्या बनाए जाते हैं? डिब्बे बनाए जाते हैं ऐसे। ये डिब्बे बनाए जाते हैं, ये क्या कहलाती है? ये धनक कहलाती है। ये भी डिब्बे किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? वही रंगाई छपाई के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? ये धनक कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? ये चूंदड़ी कहलाती है। तो इस पे लिखेंगे इसमें कि रंगाई छपाई के माध्यम से लाल रंग की ओढ़नी पर डिब्बे आकार में बनाई गई आकृति, मोटे डिब्बे आकार में आकृति क्या कहलाती है? धनक कहलाती है। धनक कहलाती है। तो ये हो गई धनक। पता है ना मेरी, चूंदड़ी और धनक में क्या फर्क है? अब तो आपको पता चल गया होगा कि जो धनक होती है उसमें डिब्बे आकार की आकृति होती है, और जो चूंदड़ी होती है वो एक बिंदु आकार की आकृति होती है। तो ये तो हो गई अपनी चूंदड़ी, हो गई, ये हो गई अपनी धनक, हो गई। क्या हो गई? धनक। अब इसके बाद में देखते हैं हम लहरिया। आपको पता है कि लहरिया का टाइम आने वाला है। जैसे सावन लगता है, सावन की तीज आती है और लहरिया चलन में आ जाता है। लहरिया पता है आपको, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि लहरिया का मतलब लहरता हुआ, यानी किसी भी ओढ़नी के ऊपर लहरती हुई आकृतियां या फिर लाइनिंग आकृतियां होती है, उसे क्या कहते हैं?
लहरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लहरिया कहते हैं। और ये कब ओढ़ा पहना जाता है? ये सावन में ओढ़ा पहना जाता है। तो देखते हैं लहरिया। उसके बाद में देखते हैं लहरिया। तीसरी कौन सी है? लहरिया। अच्छा, लहरिया आपको पता है लहरिया कब कब उड़ाया जाता है? लहरिया कब उड़ाया जाता है और कौन ले जाता है? तो एक तो लहरिया होता है कि जब लड़के की पहली पहली बार शादी होती है। शादी तो दो बार भी हो सकती है, लेकिन लड़के की जब पहली शादी होती है और जब लड़की ससुराल आकर वापस पियर पक्ष जाती है, और जब होली से पहले, बोलते हैं ना, होली से पहले होता है ये, तो लड़की अपनी ससुराल चली जाती है। सावन का महीना होता है, और सावन के महीने में जब लड़का कुछ दिन बाद जाता है, क्या लेके जाता है? लहरिया लेकर जाता है, और अपनी पत्नी को ओढ़ाकर फिर उनके घर वालों की रजामंदी से वो अपने साथ ले आता है। तो उसी समय ये लहरिया उड़ाया जाता है। और आपको पता है सावन के झूलों में, तो सावन के झूलों में लहरिया उड़ा जाता है। और वही क्या, घेवर के तीज, तीज के घेवर खाए जाते हैं। तो लहरिया इसलिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। लहरिया इसलिए प्रसिद्ध है। लहरियों में तो बहुत से गीत ही बने हैं। लहरियों पे तो बहुत से गीत ही बने हैं। तो जो लहरियों पर राजस्थानी गीत हुए हैं, उनमें से भी ये बिल्कुल दिखाई देता है कि लहरिया किस लिए ओढ़ा जा रहा है। उनमें साफ साफ उस गीत में प्रतीत होता है कि यही कारण है कि सावन में लहरिया ओढ़ा जाता है। तो लहरिया, तीसरी आकृति कौन सी है? लहरिया। 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 लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध? जयपुर का। अब इसकी आकृति कैसी होती है? तो देखो, जैसे ये ओढ़नी है, ये क्या है? ओढ़नी है। अब लहरियों पर लहरिया, तो इस प्रकार की लाइनिंग होती है, रंगाई छपाई के द्वारा ये लाइनिंग की जाती है। ये क्या है? ये लहरिया। इस प्रकार की लाइनिंग होती है सारी ओढ़नी पर। तो उसे क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। इस प्रकार की लाइनिंग होती है। और यहाँ पर फिर कुंदन की जड़ाई भी कर दी जाती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से इस पर गोटे भी लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से कुंदन की जड़ाई करके गोटे भी लगा दिए जाते हैं। तो लहरिया ये है जिसमें रंगाई छपाई के माध्यम से इस प्रकार की लाइनिंग रूप में आकृति छापी जाती है। उसे क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। अब लहरिया बताया मैंने जयपुर का प्रसिद्ध है। और लहरिया कब ओढ़ा जाता है? तो लहरिया श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में छोटी तीज, जो कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण मास में छोटी तीज, जो कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तो छोटी जो तीज आती है उस पर क्या पहना जाता है? ये लहरिया पहना जाता है। छोटी तीज पर ये लहरिया पहना जाता है। कौन से माह में? श्रावण के माह में। कौन से माह में? श्रावण के माह में। अब मैंने बताया कि कपड़े पर एक ओर से दूसरी ओर खींची जाने वाली जो काटती हुई रेखाएं हैं, काटती हुई जो प्रिंट है, उसे क्या करते हैं? लहरिया कहते हैं। तो किसी भी ओढ़नी पर ये सोचो या फिर कपड़े पर ये समझो, कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ रंगाई छपाई के माध्यम से रंगाई छपाई के माध्यम से खींचे जाने वाली
तिरछी रेखाएं क्या कहलाती है? लहरिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लहरिया कहलाती है। अब मैंने बताया ना आपको कि लहरिया कब ओढ़ा जाता है? तो श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को लहरिया ओढ़ा जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं मोठड़े क्या होता है। मोठड़े मैंने बताया ना, मोठड़े बंधा हुआ बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल बंधा हुआ, उसे क्या कहते हैं? मोठड़े कहते हैं। मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जोधपुर के प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ये एक तो विवाह के अवसर पर पहने ओढ़े जाते हैं मोठड़े। कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के प्रसिद्ध है। इसके बाद में तेरी तो विवाह के अवसर पर पहने जाते हैं। विवाह के अवसर पर पहने जाते हैं। और इसमें भी क्या होता है? तो एक कपड़े पर एक तरफ से दूसरी तरफ खींची गई तिरछी रेखाएं होती है। एक तरफ से दूसरी तरफ खींची गई, यानी या फिर एक दूसरे को काटती हुई, एक दूसरे को काटती हुई धारियां होती है। एक दूसरे को काटती हुई धारियां होती है। कपड़े पर रंगाई छपाई के माध्यम से एक दूसरे को काटती हुई तिरछी धारियां, तिरछी धारियां क्या कहलाती है? मोठड़े कहलाती है। यानी इसमें ऐसा होता है, ये क्या है? इसमें ये ओढ़नी हो गई, ये ओढ़नी हो गई। अब इसमें ये हो गया ऐसा, ये धारियां हो गई। ये तो धारियां हो गई। अब इनको काटती हुई, ऐसे तिरछी काटती हुई, ये क्या है? ये है मोठड़े। ये क्या है? मोठड़े। इसे क्या कहते हैं? मोठड़े कहते हैं। तो एक दूसरे को तिरछी काटती हुई धारियां हैं ये, एक दूसरे को काटती हुई तिरछी धारियां, ये क्या कहलाती है? मोठड़े कहलाती है। अब मोठड़े एक तो विवाह के अवसर पर पहने जाते हैं, ये मैंने बताया। अब इसके बाद में देखते हैं पोमचा। क्या देखते हैं? पोमचा। पोमचा क्या होता है और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। पोमचा पीला भी होता है, पोमचा लाल भी होता है, पोमचा हरा भी होता है। मतलब पोमचे के बहुत से कलर हैं, अलग अलग कलर हैं, ये नहीं है कि एक ही कलर है। लेकिन पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते पोमचा। एक बार राजस्थानी में जो गाना प्रसिद्ध हुआ था वो था पेला पोमचा। ऐसा भी कुछ गाना प्रसिद्ध हुआ था, राजस्थानी सॉन्ग था वो, पेला पोमचा। तो वो यही पोमचा है, इसी पोमचे के ऊपर हुआ था। 6 नंबर का कौन सा है? पोमचा। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर का प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या होता है? किस तरह का रंग होता है? तो पीले रंग की जो ओढ़नी होती है वो पोमचा कहलाती है। पीले रंग की ओढ़नी, पीले रंग की ओढ़नी। पीले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? पोमचा कहलाती है।
अब पोमचा कब उड़ाया जाता है? तो जब कोई महिला जब गर्भवती होती है और जब उसके जो बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म पर पियर पक्ष से जो ओढ़नी लाई जाती है ओढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं पोमचा। यानी बच्चे के जन्म पर पियर पक्ष से आने वाली ओढ़नी जो महिलाओं को ओढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। यानी पियर पक्ष से लाई गई महिला को ओढ़ाने के लिए पियर पक्ष से लाई गई ओढ़नी होती है, उसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पोमचा। यानी इसमें लिखते हैं कि पियर पक्ष से बच्चे के जन्म पर पियर पक्ष से लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? पोमचा कहलाती है। क्या कहलाती है? पोमचा। तो ये था पोमचा। अब एक बोलते हैं पीला। पीला ही बोलते हैं ना, पीला, जो लाल रंग और पीला कलर का होता है। लाल और पीले का इसमें मिश्र रूप होता है। इसके किनारों पर वो लगा होता है, पत्ती टाइप का गोटा लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं पीला। अब पीला कब उड़ाया जाता है? तो पीला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पीला सबसे पहले देखते हैं, पीला शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी का पीला। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। शेखा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। अब पीला किस प्रकार का होता है? किस कलर का होता है? तो लाल रंग से और केसरिया के साथ पीला रंग की जो ओढ़नी होती है, लाल रंग, केसरिया रंग और पीले रंग से युक्त जो ओढ़नी होती है, उसे क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। यानी इसमें पीला लाल रंग का भी होता है, मतलब लाल, केसरिया और जो पीले रंग का जो मिश्रित रूप होता है, उनसे बनी जो ओढ़नी होती है, उसे क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। लाल, केसरिया प्लस पीले रंग से युक्त पीले रंग से युक्त ओढ़नी को क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर आपने बताया कि पुत्र के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर, बच्चे में पुत्र यानी लड़के के जन्म पर, लड़के के जन्म पर तो पोमचा ओढ़ते हैं पीले रंग का। लड़के के जन्म पर तो पीले रंग का पोमचा ओढ़ते हैं, तो लड़की के जन्म पर क्या ओढ़ेंगे? तो लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ते हैं। गुलाबी रंग का क्या ओढ़ते हैं? पोमचा ओढ़ते हैं। लिख लो, यहां लिख लो, लड़की के जन्म पर पोमचा। ये लड़की के जन्म पर जो गुलाबी रंग का पोमचा होता है वो ओढ़ती है। अब देखते हैं इसके बाद में कि चीड़ का पोमचा क्या होता है। पोमचा होता है एक पीले रंग का पोमचा होता है और गुलाबी रंग का पोमचा होता है। पोमचे के सब अलग अलग कलर होते हैं, लेकिन एक चीड़ का पोमचा भी होता है। चीड़ का पोमचा वो क्या है? ये लिख लो, ये लिख लो, चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा क्या है? तो जो चीड़ का पोमचा होता है
वो किस तरह का होता है और कहाँ ओढ़ा जाता है? तो चेड़ का पोंचा होता है वो हाड़ौती क्षेत्र होता है, जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, महाराज। तो इस तरफ जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, विधवा महिलाएं, उनके द्वारा ओढ़ी गई काले कलर की ओढ़नी, वो क्या कहलाती है? चेड़ का पोंचा कहलाती है। यानी हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी गई काले कलर की ओढ़नी, काले रंग की ओढ़नी। ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी। ओढ़नी क्या कहलाती है? चेड़ का पोंचा कहलाती है। यानी कोई भी विधवा महिला विधवा हो जाती है हाड़ौती क्षेत्र में, उस तरफ क्षेत्र में, या कोटाबंदी, बारह, या लवाड़, उस तरफ हाड़ौती क्षेत्र है, तो उस तरफ जब महिला विधवा हो जाती है तो उनके द्वारा क्या ओढ़ा जाता है? तो उनके द्वारा काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? चीड़ का पोंचा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीड़ का पोंचा। एक मिनट। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? चीड़ का पोंचा। इसके बाद में देखते हैं हम जो फूल पत्तियों और पशुओं पर जो प्रिंट के माध्यम से उकेरी गई हस्तकला है, उसको क्या कहते हैं? यानी फूल पत्तियों के माध्यम से जो हस्तकलाएं बनाई जाती है, जो कलाकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? फूल पत्तियों के माध्यम से की जाने वाली कलाकारी। फूल पत्तियों के माध्यम से की जाने वाली कलाकारी, यानी फूल पत्तियों के द्वारा पशु पक्षियों का चित्र भी बनाया जाता है ओढ़नियों पर। फूल पत्तियों के द्वारा पशु पक्षियों का चित्रण भी बनाया जाता है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है और उसे क्या कहते हैं? फूल पत्तियों के माध्यम से पशु आकृति, पशु पक्षियों की आकृति। पशु पक्षियों की आकृति क्या कहलाती है? वो कहलाती है हस्तकला। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? पशु पक्षियों से जो फूल पत्तियों के द्वारा जो ओढ़नी पर पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है बगरू जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सॉरी, वो प्रसिद्ध है बगरू जयपुर की। यानी उसे कहते हैं बगरू प्रिंट। क्या कहते हैं? बगरू प्रिंट। क्या कहते हैं इसे? बगरू प्रिंट। प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बगरू जयपुर। बगरू जयपुर की। कहाँ की है? बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है। बगरू जयपुर की। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? यानी पहले तो देखते हैं कि इसको लोकप्रिय किसने बनाया, यानी इसे लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो इसे लोकप्रिय बनाने वाले थे पुपुल जयकर। लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय बनाया। क्या नाम था उसका? पुपुल जयकर। लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? पुपुल जयकर। कौन थे? पुपुल जयकर। अब इसके लिए, किसके लिए इस जो आकृति है, ये बगरू प्रिंट है, ये फूल पत्तियों के माध्यम से बनाई गई जो आकृति है, इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित कौन है? यानी किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया रामकिशोर मीणा को। किसे?
रामकिशोर मीणा को। और कब किया? 2009 में। यानी फूल पत्तियों के माध्यम से जो आकृति बनाएगी उसके लिए या फिर इसके लिए पद्म सम्मानित। कौन थे? रामकिशोर मीणा। कब? 2009 में। कब सम्मानित हुए? 2009 में सम्मानित हुए। अब इसके बाद में देखते हैं हम बेल बूटेदार छपाई, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जो है सांगानेर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर की। कौन सी छपाई? बेल बूटेदार छपाई। अच्छा दोस्तों, मैंने पढ़ाया था आपको चित्रकला, उसमें बताया था मैंने कि हाशिए पर बेल बूटे का प्रयोग कौन सी चित्रशैली में किया गया? बताइए। देखें, हाशिए पर बेल बूटे का प्रयोग कौन सी चित्रशैली में किया गया? बताइए। तो इसमें रामकिशोर मीणा पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। अब इसके बाद देखते हैं बेल बूटे की छपाई। बेल बूटे की छपाई। बेल बूटे की छपाई ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये सांगानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट जो कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध। कौन सी? बेल बूटे की छपाई की प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। अब इस प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? यानी जो प्रिंट है बेल बूटेदार छपाई वाली, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किसने बनाया? तो उनका नाम था मुन्ना लाल गोयल। उनका क्या नाम था? मुन्ना लाल गोयल। यानी इसे अंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय बनाया गया। किसने बनाया? तो थे मुन्ना लाल गोयल। कौन थे? मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल के द्वारा जो बेल बूटे की छपाई थी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया। अब इसके बाद में देखते हैं हम दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट या फिर आजम प्रिंट। यानी दाबू और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? हाँ, तो मैंने पूछा है कि वो बेल बूटे का जो हास्य कलर हास्य पर जो प्रयोग किया गया वो कहाँ का था? कौन सी शैली से संबंधित था? तो वो था अलवर शैली से संबंधित। कहां से? अलवर शैली। यानी अलवर शैली में हास्य पर बेल बूटे का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं डाबू प्रिंट और जाजम या फिर आजम प्रिंट। वो कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट और जाजम और आजम प्रिंट। दाबू प्रिंट और फिर जाजम या फिर आजम प्रिंट। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आकोला की। कहाँ की? आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? आकोला चित्तौड़गढ़ की। आकोला
चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। कौन सी प्रिंट? दाबू और जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं हम मल्लेर और अजरक प्रिंट। मल्लेर और अजरक प्रिंट। मल्लेर और अजगर प्रिंट। अजरक, अजगर नहीं, अजरक, अजरक प्रिंट। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की। दोस्तों ट्रिक भी बता सकता हूँ, पर ट्रिक से आपको याद रहे तो रख लेना। बाकी अगर आप बार बार ऐसे रिविजन करोगे इनको तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे आपको। और दोस्तों साथ के साथ आप अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहें, जिससे आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके, आपको बाद में रिविजन करने की सुविधा मिल सके। दोस्तों रिविजन करने के लिए आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन उसके अगर आप अभी साथ के साथ नोट बना रहे हो तो उनको आप बार बार रिविजन कर सकते हो। दोस्तों बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का यही मतलब है कि एक तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, दूसरा आपको समझ में आ जाए। पढ़ाने को तो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे हाँ ठीक है ये बस करके वो टॉपिक पूरा करवा दिया जाता है। लेकिन बोर्ड के माध्यम से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को हम लिखकर पढ़ा रहे हैं। इसका यही कारण है कि आपके नोट्स के साथ साथ आपको याद भी हो। इस तरीके से हम पढ़ाए, इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। हर टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ाया जाएगा। आने वाली क्लासों में भी यही प्रकार होगा, इसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा। इसी तरह संपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा और आप अपने नोट्स भी बनाते रहो साथ के साथ, ताकि आपको फिर रिवीजन करने के लिए पर्याप्त समय में आपका कंटेंट उपलब्ध हो सके। दोस्तों क्वेश्चन जो भी आते हैं प्रीवियस ईयर के हो, चाहे आने वाले क्वेश्चन हो, आने की संभावना हो, ऐसे में से निकल कर आते हैं। दोस्तों जो भी अभी खुद पहले एग्जाम था जिसमें अजरक प्रिंट के बारे में पूछ लिया था कि कहाँ की प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के बारे में पूछ लिया था कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इनमें से क्वेश्चन निकलते हैं। ये तो नहीं है इनसे बाहर क्वेश्चन जाएंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद देखते हैं मल्लेर और अजरक प्रिंट। बाड़मेर की प्रसिद्ध है, मल्लेर और अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसी कौन सी प्रिंट है जिनमें दोनों तरफ छपाई की जाती है, यानी ऐसी कौन सी प्रिंट है जिनमें दोनों तरफ छपाई की जाती है, दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी छपाई की जाती है और इस तरफ भी ओढ़ने के छपाई की जाती है। तो एकमात्र वो प्रिंट ऐसी है जिनमें दोनों तरफ छपाई की जाती है, और वो कौन सी है? अजरक प्रिंट। कौन सी है? अजरक प्रिंट। तो नोट लगाकर लिख लो। अजरक प्रिंट में दोनों तरफ छपाई की जाती है। अब इसके बाद में देखते हैं लाडनू प्रिंट। लाडनू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लाडनू प्रिंट नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की। कहाँ की प्रसिद्ध है लाडनू प्रिंट? नागौर की। लाडनू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ये लाडनू नागौर की। लाडनू नागौर की प्रसिद्ध है। लाडनू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? लाडनू नागौर की। लाडनू नागौर की। अभी हमने देख ली जो रंगाई छपाई के माध्यम से की जाने वाली प्रिंट है, वो हमने देखी। अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी जो कपड़े पर बुनाई के माध्यम से की जाने वाली जो हस्तकलाएं हैं, जो प्रिंट है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। हमारे RKY PCS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको बताइए कि एक बोर्ड के माध्यम से इतनी गहराई से नोट्स बनवाए जा रहे हैं। RS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और PSI के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक वाइज, हर टॉपिक का कंटेंट दिया जा रहा है, हर टॉपिक का पॉइंट वाइज नोट बनवाया जा रहा है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो
एसएसटी सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है उसमें जो 4 सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इनमें हमने दर्शन शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। दर्शन शास्त्र की 10 क्लासें हो चुकी है। रोज शाम को 8 बजे वो क्लासें होती है। संडे को छोड़कर मंडे से लेकर सैटरडे तक वो क्लासें चलती है। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता को सम्मान दीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना गोल इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि आप उसको आसानी से अचीव कर सको और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। धन्यवाद।